We give a dream to every child. City Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence, CB Public School and College, Texlac, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाक स्टडीज़ पीरियड क्लास 10th है आपकी और मैं हूँ आपकी टीचर मिसेस शफीका। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं और आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन सा टॉपिक है? तो आज का आपका टॉपिक है जनरल ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत, जो स्टार्ट होता है 1977 को और 1988 को इख्तिताम पज़ीर हुआ था। आइए इसका मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं। 1977 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए थे, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने का फ़ैसला किया और इन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक जमात बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, और इसके सरबराह थे मौलाना मुफ्ती महमूद। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। अब कौमी इत्तेहाद ने इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया और 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बायकाट कर दिया और आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक का भी आगाज़ कर दिया। जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो मिस्टर भुट्टो, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कौमी इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दे दी और फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब ये मुज़ाकरात जारी थे कि 5 जुलाई 1977 को फ़ौज के जनरल जो थे ज़ियाउल हक, उन्होंने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया, यानी जमहूरी हुकूमत ख़त्म कर दी और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, यानी फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी। जनरल ज़ियाउल हक का दौर जुलाई 1977 से शुरू हुआ और अगस्त 1988 तक तकरीबन 11 साल तक जारी रहा और इन्होंने 11 साल हुकूमत की। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक एक हवाई हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए और उसके बाद सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसाक़ खान थे, जिन्होंने कायम मुकाम सदर के ओहदा जो है वो संभाला और इसके बाद उन्होंने ये इनका दौर ख़त्म हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि इनके दौर में कौन से अहम काम हुए और उनकी तफसील क्या है। 1977 से इन्होंने सबसे पहले जो है इस्लाम का नफाज जो है उसके बारे में बहुत अहम किरदार अदा किया और बहुत सारे काम किए। उसमें नंबर 1 पर है शरई अदालतों का क़याम, नंबर 2 पर है शरई हदूद का नफाज, उसके बाद है उशर और ज़कात का निज़ाम उन्होंने कायम किया, सूद के ख़ात्मे के लिए काम किया, तमाम जो मुल्क था उसमें इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान की तालीम को लाजमी करार दिया, फिर नमाज का एहतमाम किया, फिर एहतराम रमज़ान के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी किया। तो ये बहुत सारे काम थे जो उन्होंने किए अपने दौर में। तो आइए अब इनके जितने भी काम हैं उनको उसके अहम पहलू हम देख लेते हैं। 1977 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के अहम पहलू गौर से देखें, सुने और इसको समझें। नंबर 1 है शरई अदालतों का क़याम। शरई अदालतों के लिए उन्होंने 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत जज कायम कर दिए और इसमें उलमा को बतौर जज जो है वो काम करने के लिए उन्होंने मुख्तस किया, यानी उनको ओहदा दे दिया इसका। इसमें फिर क्या हुआ कि 1980 में शरीयत बेंचों के बजाय वफाकी शरई अदालतें कायम कर दी, जो मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती थी। और इसके बाद दूसरा इनका काम ये था कि ये इस्लाम की तशरीह भी करती थी कि इस्लाम क्या है और इसके अहम पहलू क्या है। उसके बाद वफाकी शरई अदालतें जो हैं उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अगर कोई अपील करता था तो उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता था। ये तो थी हमारी शरई अदालतें। अब शरई हदूद का नफाज। हदूद ये थी कि 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का ऑर्डिनेंस नाफिज किया। ये ऑर्डिनेंस क्या था? ये एक कानून था जिसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी, जना और दूसरे जुराइम अगर कोई करता था तो उसको शरई सज़ाएं देने के अहकाम जारी कर दिए थे। और इसके बाद नंबर 3 पर आप देखें, ज़कात और उशर का निज़ाम है। इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब
मुसलमानों से हर साल बैंकों में जमाशुदा रकूम की बुनियाद पर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। अब इसमें साहिब निसाब लिखा हुआ है। साहिब निसाब से मुराद वो लोग हैं जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी के बराबर माल मौजूद हो और वह पूरा साल उनके पास मौजूद रहे और वो इस्तेमाल से ज़ायद हो। ज़कात की ये रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तकीन में तकसीम की जाती है। सालाना ज़रिए पैदावार की मखसूस हद का 10% उशर वसूल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ज़राअत पेशा लोग हैं उनकी जो ज़रिए पैदावार होती है उस पर 10% उनकी उशर जो है वो वसूल किया जाता है और इसकी वसूली का काम आमतौर पर 1983 में शुरू हुआ था। इनकी हुकूमत शुरू हुई थी 1977 में और ये काम जो था ज़कात और उशर कायम किया था, इसका निज़ाम उन्होंने 83 में। इसके बाद नंबर 4 पे है सूद का ख़ात्मा। अब उन्होंने बैंक में एक ऐसा निज़ाम कायम किया 1 जनवरी 81 से कि सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील कर दिया गया, यानी सूद के बगैर ये निज़ाम शुरू किया इन्होंने। नंबर 5 पे है इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान की लाजमी तालीम। इन्होंने क्या कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में BA तक इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान की तालीम लाजमी करार दे दी। ये कदम तालीमी निज़ाम को इस्लाम से हमांग करने के लिए उठाया गया कि इस्लाम जो है उसकी हर जो शख्स है उसको इसके मुतालिक आगाही हासिल हो। उसके बाद है नमाज का एहतमाम। जितने भी मुलाजमत पेशा लोग हैं उनके साथ ये मसला होता है कि जो ज़ोर का टाइम होता है वो उनकी ड्यूटी आवर्स के दौरान ही ख़त्म हो जाता है, नमाज क़ज़ा हो जाती है। तो इन्होंने ये काम किया कि स्कूलों, कॉलेजेस और सरकारी जो दफातर हैं उनमें ज़ोर की नमाज का एहतमाम किया। तमाम दफातर में लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए सलात कमेटियाँ बनाई। अब जो सलात कमेटियों में लोग थे वो लोगों को इस तरफ राग़िब करते थे और इस निज़ाम की देखभाल करते थे। उसके बाद है नंबर 7 पर एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। एक कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि रमज़ान का एहतराम ना करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा दी जाएगी। इस सिलसिले में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ये कानून बनाया गया था रमज़ान के बारे में। उसके बाद नंबर 8 है दीनी मदारस। ज़ियाउल हक़ के दौर में दीनी मदारस की सरपरस्ती की गई। बहुत से दीनी मदारस बनाए गए और इनको सालाना इमदाद भी दी जाती थी। इन इदारों में बच्चे पढ़ते थे और उनको जो सनदें दी जाती थी, असनाद दी जाती थी, उनको MA के बराबर दर्जा दिया गया था। यानी कि दीनी मदारस में जो भी सनद हासिल करता था उसका दर्जा जो हमारी तालीम है उसमें MA के बराबर उसको दर्जा रखा गया था। उसके बाद है नंबर 9 पे अरबी की लाजमी तालीम। अब अरबी देखें, स्कूलों में जमात शशम से जमात हश्तम तक अरबी ज़ुबान की तालीम लाजमी करार दी गई थी। इस्लामियात तो रखी थी लेकिन उसके साथ अरबी ज़ुबान यानी अरबी को समझना, अरबी ज़ुबान की जो है वो उसकी पहचान और उसकी मखसूस तालीम के लिए उन्होंने जमात शशम से हश्तम तक इस तालीम को लाजमी करार दिया था। नंबर 10 में है बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। तो इन्होंने इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहक़ीक़ करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम जो था वो अमल में लाए और इसमें 81 में काम करना शुरू कर दिया था। 81 में ये जो यूनिवर्सिटी थी इस्लामी कानून के बारे में इसने काम करना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी का नाम था बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी और इसने इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहक़ीक़ करना था इसका काम। उसके बाद है शरीयत फैकल्टी का क़याम। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी कायम की गई जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक़्ह पर मबनी
कानून की तदरीस का बंदोबस्त किया गया था, यानी पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया था ताकि जो है हर शख्स कुरान की तालीम, सुन्नत नबवी और फ़िक़्ह पर मबनी जो है कानून है उसको समझ सके और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। तो ये थे उनके इस्लाम के नफाज के बारे में पहलू जो आपने सुने हैं, और उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी इसमें आपको कोई चीज़ ऐसी है जो अंडरस्टैंड ना आप कर सके हों, जो आपको समझ नहीं आई, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपके लिए नए होते हैं, अगर उनकी आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर आपने दोबारा से मुझसे रब्ता कर लेना है। इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी पूछ सकते हैं। ये यूट्यूब पे अपलोड होगा आपका लेक्चर, और उसमें आप जिस टाइम मर्ज़ी है आप इसको बार बार इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।